के वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा पार्ट होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो आज हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को एक एक करके समझेंगे। तो पहला पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड द अजम्पशंस एंड कंडीशंस ऑन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वे अजम्पशंस होते हैं। ये क्या होते हैं? एक प्रकार के अजम्पशंस होते हैं जिनकी और कंडीशन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या अकाउंटिंग की जाती है। सो ये इन्हीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है और ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। ये अजम्पशंस पर आधारित होते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन include the customs and tradition that assist the accountant in preparing accounting statements. So accounting conventions वे conventions होते हैं या custom या tradition होते हैं जो कि help करते हैं accountant को accounts prepare करने में। ये काफ़ी समय से जो मान्यताएं चली आ रही हैं उन पर आधारित होते हैं। ये कन्वेंशंस मान्यताओं पे या आधारित होते हैं। सो आज के पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझाऊंगी। ये हैं सारे नाम जिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के। अब एक एक करके सबको समझते हैं। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। In simple terms, for accounting purposes, the business and its owner are treated separately. If an owner invests money in the business, it will be treated as a liability for the business. However, if the owner takes out some money from the business for personal use, it will be considered drawings. सो क्या होता है? जो बिज़नेस होता है अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? बिज़नेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है। बिज़नेस और उसके ओनर को अलग अलग माना जाता है। बिज़नेस का ओनर और बिज़नेस को सेम नहीं माना जाता। जो भी बिज़नेस का ओनर अगर बिज़नेस में पैसा लगाएगा, यानी जो भी कैपिटल वो ले करके आएगा बिज़नेस में, उसको भी क्या माना जाएगा? बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाएगी। और जो भी पैसा वो निकालेगा उसको ड्राइंग्स माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो बिज़नेस होता है उसको उसके ओनर से अकाउंटिंग पर्पस, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिज़नेस को बिज़नेस ओनर से अलग माना जाता है और उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल को भी अदर लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है और जो भी वो पैसा निकालेगा उसको भी ड्राइंग्स माना जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे या एंट्री करेंगे वो सारे ही ट्रांजैक्शंस मनी रिलेटेड होने चाहिए। मतलब बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो, अगर उसमें मनी का लेन देन है तभी उसको अकाउंटेंसी बुक में लिखा जाएगा, और अगर मनी उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनकी एंट्री नहीं की जाएगी। जैसे समझते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज दैट अ बिजनेस शुड रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। सो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाएंगे, वही सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी, वही ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाएगा अकाउंट्स की बुक में जो कि मनी से रिलेटेड होंगे और कोई नहीं। जैसे कि माल ख़रीदा, उसमें क्या होगा? पैसे दिए जाएंगे तभी माल ख़रीदा जाएगा। माल बेचा तो क्या होगा? ये सब मनी से रिलेटेड हैं, तो यही सारे ट्रांजैक्शंस उसमें नोट किए जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन would continue its business operation indefinitely. It means that it is assumed that the business will run for a long period of time and will not liquidate in the foreseeable future. It is one of the most important assumption or concept of accounting. It is because the going concern concept provides the firm with the basis to show its assets value in the balance sheet. So क्या business going concern concept क्या कहता है? Going concern concept ही क्या होता है? अकाउंटिंग का बहुत ही मजबूत बेस होता है। इसी के आधार पर अकाउंटिंग की जाती है। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो ये मान के नहीं स्टार्ट किया जाता है कि वो 2-3 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये मान के किया जाता है बिज़नेस स्टार्ट कि ये कई साल तक चलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग भी करी जाती है। हर साल 10 साल अकाउंटिंग की जाती है, और इसी के आधार पर अगर हम असेट्स का वैल्यूएशन करते हैं तो असेट्स को भी इसी बात में वैल्यू करते हैं, इसी आधार पर वैल्यू करते हैं कि असेट कई साल तक हमारे बिज़नेस में रहेगी, और इसको धीरे धीरे करके हम डेप्रिशिएट करके इसका डेप्रिशिएशन वैल्यू निकालते हैं ईयर्स के अकॉर्डिंग, और फिर उसको साल दर साल अकाउंट्स में शो करते हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है, जो कि अकाउंटिंग का आधार होता है, और जो कहता है, ये अज्यूम करता है कि जो बिज़नेस है वो काफ़ी समय तक चलेगा, ये नहीं कि वो 2-3 साल बाद एंड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज मशीनरी फॉर ₹1 lakh, it would not be fair to show the full amount of machinery in 1 year, as the company will be getting service or production with the help of machinery for several years. Therefore, the going concern concept क्या करते हैं इसमें? ये फॉलो किया जाता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई मशीनरी परचेज़ की गई, वो ख़रीदी गई 1 लाख रुपीज़ में, तो ये नहीं है कि जिस ईयर उसको ख़रीदा गया बस उसी ईयर एक्सपेंस की तरह इसको दिखा दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि ये मशीनरी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की गई है, ये कंपनी की असेट है और ये काफ़ी समय तक प्रोडक्शन में यूज़ की जाएगी, तो इसको 1 साल के लिए ही ये इस पे अकाउंट्स में शो नहीं किया जाएगा, इसको साल दर साल डेप्रिशिएटेड वैल्यू इसकी अकाउंट्स में शो करी जाएगी। इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जब भी कोई भी अकाउंटिंग की जाती है तो ये मान के की जाती है कि जो बिज़नेस है वो काफ़ी समय तक रन करेगा, ये नहीं कि वो कुछ सालों में एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी एक अजम्पशन है जो कि कहता है कि जो बिज़नेस है वो जो भी बिज़नेस में, जैसे समझिए बिज़नेस तो बताया कि एक लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, वो तो एंड तो होना नहीं है, कंसिस्टेंट रहेगा बिज़नेस, तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? अब लेकिन अकाउंटिंग तो हमें पर ईयर करनी है, हमें जानना है हर साल कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या बिज़नेस का स्टेटस कैसा है। तो ये जानने के लिए हर साल उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, तो इसी को ही बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग का जो पीरियड होगा वो निर्धारित किया जाता है। बिज़नेस तो क्या होता है, बिज़नेस तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलाया जाता है, ये तो होता नहीं कि बिज़नेस कुछ समय के बाद एंड हो जाएगा, लेकिन जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको 1 साल यानी 12 महीने के लिए माना जाता है। और बिज़नेस में अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और 31 मार्च को ही क्या किए जाते हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। सो क्या है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? क्या कहता है? द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट डिफाइंस द टाइम स्पेंड एट द एंड ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to determine whether they have earned profit or incurred losses during a specified time span, जो कि कितने साल का कितना होगा? 12 मंथ या 1 साल का होगा। It also states the exact position of the firm's assets and liabilities at the end of specified time span। ठीक है, तो क्या है अकाउंटिंग पीरियड? क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड? एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद एक बिज़नेस अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है और ये अपनी बिज़नेस स्टेटस देखता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के एंड बिजनेस स्टेटस देखेगा, बैलेंस शीट बनाकर, और जिन्हें क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या होता है, 1 साल के बाद हर बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, और इसी 1 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। सो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी बिजनेस में अगर असेट खरीदी गई है तो उसको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जिस कॉस्ट पे उसको परचेज़ किया गया है, परचेज़ मतलब परचेज़ किया गया है, और उसमें इंस्टॉलेशन में जो भी चार्जेस आए हैं उन सब को ऐड करके जो भी उसकी कॉस्ट आएगी उस पर ही उसको अकाउंट्स में एंटर किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, The cost concept of accounting states that an organization should record all of its assets at their purchase price in the books of accounts. This amount also includes any transportation cost, acquisition cost, installation cost, and any other cost spent by the firm for making the asset ready to use. So क्या कहता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी मशीनरी, अगर कोई भी असेट मशीनरी नहीं, कोई भी असेट जो भी बिजनेस में ख़रीदी जाएगी उसको अकाउंट्स में उसके परचेजिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ असेट। तो यही कहता है कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट का कहना है या अजम्पशन है कि जो भी अकाउंट्स में एंट्री की जाएंगी, कोई भी अगर मान लीजिए बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा तो वो 2 पार्टीज़ या 2 अकाउंट्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और दोनों ही अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाएगी। यही डुअल एक्सपेक्ट ही क्या कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम। सो क्या होता है डुअल एक्सपेक्ट, द डुअल एक्सपेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट, इसे डुअलिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। द कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये क्या है, इसी के आधार पर सारी एंट्रीज की जाती हैं। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो 2 पार्टीज़ को या 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा और दोनों अकाउंट में इसकी एंट्री की जाएगी। इसे ही बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और इसी पर आधारित होती है सारी अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। अब आते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, मतलब हम कब अपने द्वारा कमाए, मतलब बिजनेस द्वारा कमाए गया किसी भी रेवेन्यू की एंट्री बुक्स में कब करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या है, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एज द नेम सजेस्ट, define that an organization should record its revenue from the business only when it realized, know when the firm has received the cash. ठीक है, let us understand the concept with the help of an example. Suppose a client pays rupees 5,000 in advance for a product. The company will not realize the amount of revenue until its work on the product is complete. क्या होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी रेवेन्यू अगर हमें कैश में भले ही प्राप्त हो गया है, लेकिन उसकी एंट्री तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वो रेवेन्यू हमें वो इनकम जिस काम के लिए दी गई है वो हम पूरा ना कर दें, तब तक हम उसकी एंट्री बुक्स में नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है कि जब तक भी कोई भी अगर मान लिया हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ है बिजनेस में, तो उसकी एंट्री तब तक नहीं करेंगे जब तक वो जिस पर्पज़ से हमें प्राप्त हुआ है वो काम हम पूरा नहीं कर देते। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट बिजनेस को क्या करता है, 5,000 रुपीज़ एडवांस देता है किसी काम के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए दे रहा है कि ये प्रोडक्ट हमें दे दीजिए, और उसके लिए 5,000 रुपीज़ उसने एडवांस में दे दिए हैं, अभी हमने उनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है। तो तब तक ये 5,000 रुपये अपने अकाउंट्स में इनकम के रूप में नहीं शो करेंगे जब तक कि हम ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर देते।
तो रेवेन्यू रिकग्निशन कहता है कि जब तक कोई पैसा, चाहे हमें कैश में प्राप्त हो रहा हो कोई रेवेन्यू, जब तक कि हम उसका काम पूरी तरह से कर नहीं देते, तब तक हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू की तरह शो नहीं करेंगे, इनकम की तरह शो नहीं करेंगे। उसको हम क्या दिखाएंगे? एडवांस पैसा क्या दिखाएंगे? अभी एडवांस की तरह ही शो करेंगे। और जब ये पैसा हमें, जब हम क्लाइंट को प्रोडक्ट उसका डिलीवर कर देंगे, तब इसको क्या कर देंगे? इस रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि जब भी रेवेन्यू अगर किसी ईयर हो गया, हमें कैश में कोई पैसा मिल गया, तो भी उसको एडवांस की तरह उस ईयर शो करेंगे। उसको अभी रेवेन्यू की तरह शो नहीं करेंगे जब तक कि जिस पर्पज़ से हमें वो पैसा प्राप्त हुआ है वो काम हम पूरा ना कर दें, तो तब तक रेवेन्यू नहीं शो करते हैं। जब तक कि रेवेन्यू जिस पर्पज़ से हमें प्राप्त हुआ है वो काम नहीं कर जाता, तब तक उसको एक्सपेंस की तरह शो करते हैं। उसको फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू की तरह शो नहीं करेंगे। उसी का अपोजिट होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए लागू होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब तक कि कोई भी, मान लिए कि जिस फाइनेंशियल ईयर जो एक्सपेंस होगा, उसको उसी ईयर हम उस एक्सपेंस की तरह अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। चाहे कि वो एक्सपेंस हमने अभी तक उसको कैश में पे किया हो चाहे ना किया हो, तो भी उसको क्या कर लेंगे? उसी ईयर हम क्या कर लेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज इट्स एक्सपेंसेस इन द सेम फाइनेंशियल ईयर इफ द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर। In simple words, if a firm is earning revenue in an accounting period, even though it incurs the expenses related to that revenue in the next accounting year, the expense will be realized in the same accounting year when the revenue has been realized by the firm. तो अगर एक्सपेंस कर रहे हैं और उसके अगर कोई रेवेन्यू मिल रहा है, उसके बदले में हमें कुछ एक्सपेंस करना है, भले ही हम एक्सपेंस इस ईयर ना करके नेक्स्ट ईयर करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, उसको भी हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी ईयर शो करेंगे जिस ईयर के रेवेन्यू से वो एक्सपेंस रिलेटेड होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझ जानिए। अगर इफ़ अ सेल्समैन सेल्स गुड्स वर्थ ₹10 lakh in February 2022 on a 6% commission made in May 2022, the commission expense of 6% will be charged in accounting year in which the sales has been made, that is 2021 to 2022। अब बताइए, अगर मानिए कोई सेल हो गई है, सेल्समैन ने सेल कब की है? उसने सेल की है फरवरी 2022 में। तो ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा था? अकाउंटिंग ईयर चल रहा था, ये चल रहा था 2021 से चालू हुआ, अप्रैल के 2021 से चालू होके कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा? ये मार्च के 2022 पे एंड हो जाएगा ये ईयर। उस ईयर क्या हुई? कोई सेल हुई, ठीक है। लेकिन जो कमीशन मिलेगा सेल्समैन को वो कब मिल रहा है? मई में मिल रहा है। कब मिलेगा उसको? मई 2022 में मिलेगा। और इस समय कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा? इस समय अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा, अप्रैल से चालू होगा, अप्रैल 2022 से चालू हो करके 2023 मार्च तक चलेगा। तो ये दूसरा अकाउंटिंग ईयर हो गया। जब भी उसको क्या मिलेगी? जब उसको कमीशन मिलना है मई में, तो वो दूसरा अकाउंटिंग ईयर चालू हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेंस जो हुआ है, ये जो कमीशन का एक्सपेंस है, इसको कब शो कर दिया जाएगा? इसको शो करेंगे 2021 से 2022 वाले अकाउंटिंग ईयर में। कौन से अकाउंटिंग ईयर में शो करेंगे? जिस ईयर सेल हुई है, जिस ईयर सेल हुई है उसी ईयर के अकाउंटिंग ईयर में इसको शो करेंगे, ना कि जब ये एक्सपेंस हुआ है, जब ये रियल में एक्सपेंस हुआ है, जब उसको मई में पैसा मिला है, तब नहीं शो करेंगे इसको। उस एक्सपेंस को तभी शो कर देंगे जिस ईयर के रेवेन्यू से रिलेटेड होगा। एक्सपेंसेस के केस में क्या करते हैं? एक्सपेंस जिस भी ईयर से संबंधित होता है उसी ईयर इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो एक्सपेंस कब पे हुआ है, कब दिया गया है, बस वो इनकर्ड होना चाहिए, ये नहीं पे होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे कि बिज़नेस में
अकाउंटिंग करते समय अगर कोई भी रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई भी रूल स्टार्ट किया है, कोई भी एक अगर मेथड चालू किया है, स्टार्ट किया है, तो उसी मेथड से पूरे ईयर फॉलो किया जाएगा, उसी मेथड से पूरे ईयर अकाउंटिंग की जाएगी, ताकि क्या हो जाए, ताकि बाकी जो फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स हैं उन सब में आपस में क्या कर सकें, आपस में उन लोगों को कंपैरिजन कर सकें और ये जान सकें कि क्या हमने पहले से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा है या पहले से कम हमारा लॉस हो रहा है। ये सब जानने के लिए क्या कंपैरिजन करने में आसानी रहे। तो जो भी मेथड्स अप्लाई किए जाएंगे अकाउंटिंग में वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, साल दर साल सेम फॉलो होने चाहिए मेथड। सो द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी क्या कर रहा है, जो भी उसने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको साल दर साल फॉलो करें। ये नहीं कि हर साल अलग अलग मेथड से, अलग अलग पॉलिसी से अकाउंट्स को बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। और क्या है, it is because the accounting information provided by an organization through its financial statements would be beneficial only when it allows its user in making a comparison between the statements of different years or with the statements of other year. So इसीलिए क्या होना चाहिए, सारे प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ताकि क्या आसान हो जाए, ताकि कंपैरिजन करने में क्या रहे, यूज़र्स को आसानी रहे, वहाँ के जो भी अकाउंटेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपैरिजन करने में, अकाउंट्स में आसानी रहे। इसीलिए कंसिस्टेंट होने चाहिए सारी पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी हैज़ यूज्ड the straight line method, SLM depreciation method in the previous year and the WDC method, write down value method of depreciation in the current year, it would not be able to compare the figures। अब देखिए, मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है, अपनी मशीनरीज़ में या क्या कर रही है, डेप्रिसिएशन कर रही है, और डेप्रिसिएशन का मेथड एक साल उसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, और दूसरे ईयर क्या करने लगा, अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करके डब्ल्यूडीसी यानी राइट डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन करने लग गया। अब दो अलग अलग मेथड से अगर डेप्रिसिएशन लगाया है अलग अलग ईयर में, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो अगर दो अलग अलग मेथड यूज़ किया तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, सेम मेथड या सेम प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। यही कहता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझा दिए हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सारे कन्वेंशंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।